हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और मैं MBBS सेकंड ईयर में। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है एंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ उज़्बेकिस्तान। तो आज मैं इस वीडियो में आपको अपने हॉस्टल के कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा, अपने मैथ में बताऊंगा क्या क्या मिलता है खाने को। और मेरी पिछली वीडियो को देखने के बाद कुछ बच्चों के ना डाउट्स थे, उन डाउट्स को भी क्लियर करूँगा, क्योंकि आज मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल करके मेरे को पूछा था कि ये मेरे डाउट्स हैं, इन्हें क्लियर करिए। तो उसके मैंने डाउट क्लियर करे थे, तो मुझे लगा कि ये डाउट्स और बच्चों की भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉमन डाउट्स थे, वो सबके माइंड में आते हैं। जब मैं जाता मेरे माइंड में भी थे, तो उन डाउट्स को क्लियर करते हैं आज। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक दोस्तों। तो ये कुछ क्वेरीज थे, ये कुछ डाउट्स थे, कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने अपने पेज पे लिख लिए हैं। तो सबसे पहला डाउट मैं हॉस्टल के बारे में बात करना चाहूँगा कि हॉस्टल में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। तो नंबर 1, आपको लाइब्रेरी मिलेगी, जिसमें आपको किताबें मिलेंगी, जो इंडियन किताबें भी हैं वहाँ पर, जैसे BD84 हो गई, सत्यनारायण हो गई, या फिजियोलॉजी की बुक्स भी हो गई, वो आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टडी रूम मिलेगा आपको बाकायदा, जिसमें AC लगा होगा विद वाईफाई के साथ, और कंप्यूटर रूम भी मिलता है आपको। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। कंप्यूटर जैसे PPT अपने एडिट करनी हो या लैपटॉप ले जाएंगे, मतलब उतनी दिक्कत नहीं होती, जैसे मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 2 के हॉस्टल में वॉशिंग मशीन मिलती है या फिर बाहर धुलवाना पड़ता है। तो दोस्तों हॉस्टल में आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी, वो भी अच्छी वाली, इसके अंदर आप कपड़े डालो तो आराम से धुल जाएंगे और सूखे में निकलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती पड़ी। और हॉस्टल में उस बच्चे का डाउट ये था, मतलब जो मेरे दोस्त थे, उसने ये पूछा था मेरे से कि एक रूम में कितने जने रहते हैं, कितने बच्चे रहते हैं, कितने जने रहते हैं। तो एक रूम में मेरे दोस्तों अलग अलग रूम होते हैं। जैसे कोई कोने वाला रूम है, वो छोटा है, तो उसमें 2 बेड डाल देंगे तो 2 बच्चे रह लेते हैं। और बराबर वाला रूम थोड़े बड़े हैं, उसमें तीन रख देते हैं। तो इस हिसाब से ये रूम को उन्होंने बांट रखा है, ठीक है। और मेरे दोस्त का डाउट ये भी था कि आपको हॉस्टल में अपना कंबल या तकिया या कुछ चादर लेके जानी पड़ेगी। नहीं दोस्तों, वहाँ पे हॉस्टल में ये आपको हॉस्टल फैसिलिटी में मिलेगा, पिल्लो, ब्लैंकेट एंड चादर, आपको तीनों चीज़ मिलेगी। इसके लिए आपको कोई दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको हॉस्टल का था, तो हॉस्टल में सिर्फ ये था। और कुछ क्वेरीज हों तो मैं अपनी Instagram ID वहाँ नीचे दे दूँगा, आप उस पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ हॉस्टल के डाउट्स थे। अब हम मैथ्स की बात करते हैं। तो दोस्तों जो मैथ्स का टाइमिंग है, या मैथ्स में कितने टाइम खाना मिलता है, आपको बताता हूँ। मैथ्स में 3 टाइम्स खाना मिलता है, मतलब 3 बार खाना देते हैं आपको। पहला सुबह मॉर्निंग में, फिर लंच, फिर डिनर। ये तो सीधी सी बात है। लेकिन अब मॉर्निंग में क्या मिलता है, मॉर्निंग में आपको कभी मैगी मिलेगी, कभी नूडल्स, और अंडे भी मिलता है। जैसे मान लीजिए आप वेजिटेरियन है तो आप अंडा नहीं खाते, लेकिन आपको फिर वहाँ पे इसलिए आपके लिए साइड से वो आपके लिए पास्ता या फिर मैगी बना कर रखते हैं, और प्लस चाय आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ये था मॉर्निंग का टाइम। बट संडे वाले दिन आपको ना सुबह वो 8 बजे स्टार्ट करते हैं, तो 9 बजे करते हैं संडे वाले दिन, या आप 9 बजे मान लो, 9 बजे स्टार्ट करते हैं, और 1 बजे तक आपको, मतलब लंच नहीं, संडे वाले दिन लंच नहीं देते वो, तो 1 बजे तक वो आपको खाना देते हैं, पराठा देते हैं और छोले देते हैं, ठीक है। और दूसरे दिन आपको वही, मतलब अंडे मिलेंगे, चिल्ला, जो अंडे का चिल्ला होता है वो मिलेगा, और 1 कप चाय मिलेगी। और जो वेजिटेरियन है उसे पास्ता या मैगी मिलेगी। ये आपका मैस में हो गया ब्रेकफास्ट। अब लंच में आए तो लंच में दोस्तों इसमें भी ऐसे होता है, जो वेजिटेरियन है उनके लिए वेज खाना बनाया जाता है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए नॉन वेज बनाया जाता है। कभी कभार ये पूरे दिन, लंच वाले दिन पूरे लंच में आपको वेजिटेरियन ही देते हैं, मतलब एक तरह से दाल चावल देते हैं, किसी दिन राजमा भी देते हैं, या पराठा राजमा दे, सॉरी रोटी या राजमा दे दिया। और आपको डिनर में चिकन, मटन, ये तो मिल ही जाएगा कम, मतलब यार ये समझ लीजिए आपको रोज़ नाइट में चिकन मटन तो मिलेगा। डाइट की जो बॉडी बिल्डर स्टूडेंट्स है उन्हें डाइट की लेने की दिक्कत नहीं होगी, अपना अंडा भी मिलेगा, अपना चिकन मिलेगा, अपना मटन मिलेगा अच्छे से। और वेजिटेरियन भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, वेजिटेरियन जो बच्चे हैं उन्हें वेज खाना मिलेगा। ये मैथ्स की कुछ चीज़ें थी। अब नंबर 3 डाउट है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, कि क्या एनवायरनमेंट है, ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है। बहुत बच्चों का डाउट थे ये, तो इस डाउट पे आते हैं हम, एनवायरनमेंट कैसा रहता है। एनवायरनमेंट देखें तो बड़ा प्यारा एनवायरनमेंट रहता है, बिल्कुल शांति का माहौल, बिल्कुल
पोल्यूशन मैं अपने हिसाब से बताऊँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो पोल्यूशन वहाँ पे ऐसा लगता है पोल्यूशन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है पोल्यूशन। 0% क्या हो तो पोल्यूशन मानूंगा मैं तो वहाँ पे। इस तरह पोल्यूशन बिल्कुल है ही नहीं वहाँ। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो पोल्यूशन की कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। अब एनवायरनमेंट की बात करें कि कुछ बच्चों तो बर्फ़ पड़ती है, नहीं पड़ती, जैकेट लाएँ नहीं लाएँ, तो मेरे दोस्तों आपको इंडिया से जैकेट लेकर आनी चाहिए। ये जो उनसी भी कंट्री में रहता है वहाँ से जैकेट लेके आओ, क्योंकि इस कंट्री में आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा, क्योंकि ना वहाँ पे मॉल वॉल होते हैं, तो मॉल्स में ना वो ब्रांडेड कपड़े रखे रहते हैं, तो ब्रांडेड क्लोथ्स हैं तो उनके प्राइस भी ज़्यादा हैं, तो आपको दिक्कत होगी। अपना क्लोथ्स अपना लेके आएँ, ठीक है। ये था। और एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पे -5 डिग्री टू मैक्सिमम 40 डिग्री। इस बार तो 40 डिग्री रह गया, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ 35 से ऊपर जाता नहीं है। इस बार 40 डिग्री तो जब मैं वहाँ रह रहा था, तो अपने गर्म कपड़े भी रख लें अपने घर से ही, और जो ठंडे हैं वो भी रख लें, दोनों रख लें। ये आपका कुछ डाउट्स थे एनवायरनमेंट के लिए। तो दोस्तों अगला डाउट है मेरे दोस्त था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में कितना डिस्टेंस है। ये मुझे लगता था कि हॉस्टल और यूनिवर्सिटी पास में होती है जब मैं यहाँ से गया था, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। हॉस्टल और यूनिवर्सिटी बहुत थोड़ा दूर दूर पर भी होती है, लेकिन हम ना अब मेरे फर्स्ट ईयर में जो मैंने पढ़ाई करी थी उसमें 2 यूनिवर्सिटी में उन्होंने मुझे भेजा था। तो एक यूनिवर्सिटी तो हॉस्टल के पास थी, मतलब मान लो सिर्फ 700-800 मीटर दूर थी, और दूसरी यूनिवर्सिटी थोड़ी दूर थी। तो वहाँ जाने के लिए हमें अपने टैक्सी बुक करनी पड़ती थी, या फिर कभी कभार बस से आते थे हम, तो अपना किराया वो हमें ही देना पड़ता था। ना तो स्कूल वाले देते, ना तो यूनिवर्सिटी वाले देते थे, ना कॉन्ट्रैक्टर लोगों उसमें जुड़ा रहता है, वो अपना देना पड़ता है, वो अलग एक्सपेंस है, ठीक है दोस्तों। तो उस बेचारे का डाउट्स ये भी था कि क्लोथ्स या जो भी चीज़ें हैं जो लेके जानी चाहिए हमें, वो क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए। तो दोस्तों मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है अपना, अब तक मैं बताऊँ तो आप अपना स्टडी लैम्प भी अपना इंडिया से लेके जाओ, क्योंकि वहाँ तो थोड़ा महंगा मिलता है। क्योंकि स्टडी लैम्प मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप रूम में रहोगे, आपके साथ जो पार्टनर है उन्हें जल्दी सोना है, लेकिन आपको पढ़ना है, तो आपको स्टडी लैम्प के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपना स्टडी लैम्प लगाओ और पढ़ने बैठ जाओ, दिक्कत कम रहेगी, ठीक है दोस्तों। इसलिए स्टडी लैम्प अपने लेके जाएं। और अपना पूछते रहते हैं कि जो एप्रॉन है वो वहाँ से लें या इंडिया से लेके जाएं, ये मेरे दोस्त ने पूछा था। तो आप अपना जो वाइट कोट है वो अपना इंडिया से लेके जाओ, मेरी मानो तो। इंडिया में थोड़ा सस्ता मिलता है, वहाँ थोड़ा महंगा मिलेगा। मैंने वहाँ जाकर भी लिया था, लेकिन इंडिया से भी ले गया था। तो मेरे दोस्त था, उन्होंने कहा था कि नहीं यार वो इंडिया वाला नहीं मानते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप इंडिया वाले लेके जा सकते हैं, पहने आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पे। तो मैं जब वहाँ गया था तो मुझे वो वाइट कोट 700 रुपये का पड़ा, 700-800 रुपये का। और जब मैं इंडिया से ले गया था तो सिर्फ 300-350 का अच्छे कपड़े में मुझे वाइट कोट मिल गया था। वहाँ भी वही क्वालिटी थी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इतना, लेकिन वो वहाँ पे एक्सपेंसिव था, यहाँ थोड़ा सस्ता मिल गया। तो इसलिए अपने इंडिया से ही लेके जाएं और अपनी जैकेट ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, आप वहाँ पहुँचोगे तो छुट्टी जो आपको हॉलीडे मिलेंगे, हॉलीडे जो होगा वो अगस्त और जुलाई और अगस्त में मिलता है, उसमें उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो आपको अपना ठंड के और अपनी गर्मी के कपड़े दोनों लेके जाने हैं, ये था। और दोस्तों अगला डाउट है मेरे दोस्त का कि वहाँ की लैंग्वेज क्या है। तो मेरे दोस्तों वहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज बोलूँ मैं एक तरह से उज़्बेकिस्तान की, तो उज़्बेक है, लेकिन मेरी वहाँ पे ना रशियन लैंग्वेज भी बहुत बोली जाती है, बहुत ज़्यादा। ये वहाँ के जो जितने भी टीचर्स मिलेंगे आपको सब रशियन लैंग्वेज जानते होंगे, ये तो कन्फर्म है, तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको रशियन लैंग्वेज थोड़ी बहुत आती है तो आपको वहाँ अच्छे से काम चल जाएगा। लेकिन उज़्बेक लैंग्वेज भी बहुत आसान है कंपेयर टू रशियन, क्योंकि ये कुछ ना वर्ड्स इंडिया में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दरवाज़ा बोलते हैं हम गेट को, तो वहाँ भी वो दरवाज़ा ही बोलते हैं इस तरह। मेज़, हमने मेज़ बोला मतलब टेबल, हिंदी में मेज़ बोलते हैं, वो भी मेज़ ही बोलते हैं। इस तरह से कुछ वर्ड से वो सिमिलर रहते हैं कंपेयर टू, मतलब सिमिलर रहते हैं इंडिया और उज़्बेक के। और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तो उज़्बेक है, लेकिन रशियन भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, सब जानते हैं रशियन लैंग्वेज वहाँ की सेकंड लैंग्वेज कहते हैं वो। क्योंकि आप लोगों को तो पता है वर्ल्ड वॉर 2 से पहले USSR मतलब जो सोवियत संघ थी, तो 13 कंट्री टूटी थी रशिया से, तो ये रशिया का ही पार्ट था, तो इसलिए रशिया की झलक इसमें दिखती है। तो दोस्तों मेरा एक लास्ट पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा मेरे नज़रों के हिसाब से, कि आप लोगों को ना फ़ीस सबमिट करते हुए थोड़ा सावधान रखना चाहिए। क्योंकि ना कुछ बच्चों के साथ, मेरे जो दोस्त थे उनके साथ हुआ ऐसा कि उन्होंने हाँ पूरी फ़ीस सबमिट कर दी थी पूरे ईयर की, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वहाँ पे उनके 1 रुपया भी नहीं सबमिट हुआ, मतलब 1 रुपया भी सबमिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब था कि वहाँ पे फ़ीस सबमिट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पूरे ईयर की फ़ीस सबमिट यहाँ कर चुके थे। तो अब वो बच्चा तो वहाँ से कुछ कर नहीं सकता था,
तो बेचारे पेरेंट्स को ही प्रॉब्लम हुई आगे जाके, क्योंकि पेरेंट्स फिर कॉन्ट्रैक्टर के चक्कर लगाने लगे घर के वहाँ के, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर वहाँ मिलता ही नहीं था, तो प्रॉब्लम हुई बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि अपनी फ़ीस वहाँ खुद जाके सबमिट करें, या फिर यहाँ से सबमिट कर रहे हैं तो उनसे कहिए हमारी फ़ीस स्लिप हमें दिलवा दीजिए, या फिर ट्रांजेक्शन आईडी होती है जिस अकाउंट से उन्होंने ट्रांजेक्शन करा होगा वो ट्रांजेक्शन आईडी होगी, उससे आप ट्रांजेक्शन आईडी से आप अपना फ़ीस स्लिप निकलवा सकते हैं। ये कुछ मेरा पॉइंट था कॉन्ट्रैक्टर का, ये थोड़ा ध्यान में रखें क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम में बहुत ही फ़ायदा देगा। और एक लास्ट पॉइंट के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। तो मेरे एक दोस्त का लास्ट पॉइंट ये था कि वहाँ किचन मिलती है। हाँ जी, हॉस्टल फैसिलिटी में आपको किचन मिलेगी जिसमें आप अपना सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मैस में ही जाके खाना खाना हो या फिर पैसे देने हो, नहीं, आप अपना खुद बना के खुद खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बाकी तो फर्स्ट ईयर का तो कॉन्ट्रैक्टर बेस होता है, क्या पता कॉन्ट्रैक्टर आपसे कहता है कि नहीं जी आपको पूरे फर्स्ट ईयर का यहाँ पे सबमिट करना है, उसमें मैथ्स की फ़ीस भी होती है। लेकिन सेकंड ईयर से ऐसा कुछ नहीं होता, आप खुद फीस सबमिट कर सकते हो और खुद खाना बना सकते हो। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आपको मैथ्स लेना हो। तो ये कुछ मेरे पॉइंट थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल वीडियो थी, और आप इसे आगे शेयर करेंगे क्योंकि जिस बच्चे को इस वीडियो की ज़रूरत है उस बच्चे तक पहुंचाइए ताकि वो भी गाइड हो जाए और थोड़ा इन बातों को ध्यान में रखते हुए उसे आसानी हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।